अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ बात करेंगे ख़ासकर गज़ा जंगबंदी मुआहदा ख़तरे में पड़ गया है, सीरिया से लेबनान पर हमला, और दूसरी जानिब आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ भी लोग उठ खड़े हुए हैं। भाई साहब, बड़े लोग उठ खड़े हैं, बड़े ममालिक उठ खड़े हुए हैं। क्या ऐसी बात हुई है जिसके हवाले से ये मामला जो है आ रहा है सामने, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि टाइम ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली काबिज़ फ़ौज की गज़ा वस्ती इलाके से मौजूद नेटज़ारम कॉरिडोर से इनखला के आखिरी मराहल में है, जो कि एक फ़ौजी जोन था, और कई महीनों तक जो है फ़लस्तीनियों की नक़ल व हरकत पर सख्त पाबंदी आयद किए गए थे। ये इक़दाम हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे के तहत किया जा रहा है, जो गज़ा आबादी पर जारियत को कम करने के लिए शदीद दबाव के बाद अमल में आया है, जिससे फ़लस्तीनियों को शुमाली गज़ा तक रसाई हासिल हो गई। इस इनखला के बाद इसराइली काबिज़ फ़ौज ने हाल ही में इस कॉरिडोर जो है के शुमाल हिस्से में से पीछे हटने का अमल मुकम्मल किया, जिसने हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों को उनके घरों से काट दिया है। साहिली सड़क जो कई महीनों से काबिज़ा फ़ौज की जानब से बंद थी, अब फ़लस्तीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। सलाहुद्दीन रोड, जहां गाड़ियों को पहली बार हमले के बाद गुजरने की इजाज़त दी। अब नेटज़ारम में आपको पता है कि मैं अपने के साथ पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि वो जगह है जहां पर यानी सड़कें बंद, वहां से आना जाना बंद, उनका गुजरना बंद। ये सारी सूरत हाल जो थी उसने काफ़ी मुश्किल में डाला था। अब मामला ये है कि मामला ये बढ़ चुका है कि भाई साहब, अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, और भाई साहब हम इसके लिए जो है अब ये मामला जो है, क्योंकि यहाँ पर इसराइली फोर्सेस क्या करते हैं, हमला करते हैं, लोगों को निशाना बनाते हैं, ख़वातीन को निशाना बनाते हैं। तो फिर आपको याद होगा कि 4 दिन पहले आपने देखा कि 7 के करीब लोग मारे गए थे इसराइली फ़ौजी। तो उसकी वजूहत ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। तो जनाब आपको बताते चले कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाव के माहौल को कम करने के लिए कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, मगर इस कदर दबाव के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। ईरान ऐसे मुल्क के साथ बातचीत नहीं कर सकता जो इसी वक्त यानी साथ ही साथ पाबंदियाँ लगा रहा हो। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी सदर की ईरान के साथ पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी करार दिया। सदर ट्रंप ने बुध के रोज़ दिए गए बयान में एक रोज़ कबल कहा कि ईरान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रहेगी। इसके बाद जुमेरात के रोज़ अमेरिका ने ईरान पर मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाईं। इन पाबंदियों की ज़द में ईरानी शख्सियात और चीन के साथ तेल की फ़रोख्त का मामला भी उठाया गया है। तो जब एक तरफ आप कहते हैं लोगों से बातचीत करनी है, फिर आप पाबंदियाँ लगाते हैं, तो इराक़ के जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची, उन्होंने सरेआम ये कह दिया कि भाई साहब ऐसे माहौल में कैसे बात हो सकती है। बात तब होती है जब आप एक तरफ दूसरे को भी रिस्पेक्ट दें। सिर्फ ये तो ना करें ना कि भाई हमें रिस्पेक्ट दो और हम जो करेंगे वो ठीक है और आप जो कर रहे हैं ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हर तरफ से जो आपको देख रहे हैं कि हर तरफ से जो जंग मोल ली है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है। दूसरी हमास के सीनियर ओहदेदार हासिम नईम ने खबरदार किया कि इसराइल की जानिब से गज़ा में जंगबंदी की अदम तामील ने उसे तबाह होने के ख़तरे में डाल दिया है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हासिम नईम ने एजेंसी फ्रांस प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जिस चीज़ को हम पहले मरहले पर अमल दरामद में दाखिल और अज़म की कमी के तौर पर देख रहे थे, वो यकीनी तौर पर मुआहदे को ख़तरे में डाल रही है। इस सूरत हाल में मुआहदा रुक सकता है या टूट सकता है। उन्होंने कहा कि हमास इसराइल के साथ गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के दूसरे मरहले में शिरकत के लिए अब भी तैयार है। हम अब भी मुज़ाकरात में जाने के लिए तैयार, लेकिन इसराइल इन मुज़ाकरात को शुरू करने में ताख़ीर कर रहा है। बात ऐसे वक्त में सामने आई जब इसराइली मीडिया ने इतला दी कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी मुज़ाकरात के अगले मरहले में शिरकत के लिए एक वफ़द दोहा भेजा। क़बल अज़ीं इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कहा कि इसराइली वफ़द जो एतवार को यानी दारुकुमत रवाना हुआ, वो कैदियों के तबादले और हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मुल्क के हवाले से बातचीत का मजाज नहीं है। अब मामला आपको पता है कि खटाई में पड़ रहा है। खटाई में इसलिए पड़ रहा है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई साहब कैदियों को रिहा करो, सारा प्रोसीजर ऐसे करो, जो जो मराहिल से सारी चीज़ें होनी थी, यानी जो जो शराइत तय हुई थी,
اب ان شرائط کو اگر آپ نکال لیتے ہیں تو ان شرائط کو اگر آپ دیکھیں تو شرائط کے مطابق سب کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے حماس کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ ڈھکوسلا مت کرو یار. بتاتے چلے کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ایک اور بیان بھی ہے. انہوں نے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے جبری بے دخلی کے امریکی غیر قانونی منصوبے پر تبادلہ خیال کے لیے اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے. ایک ٹیلی فونک گفتگو میں عباس عراقچی اور ان کے مصری ہم منصب جو ہے بدر عبدالعطی نے خطے کے، یہ پتہ نہیں ہاتھی ہے یا آتی ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ فلسطین اور غزہ کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے مظلوم فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں مصر کے موقف کی جانب اشارہ کیا. عراقچی نے جو ہے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی منصوبے کو فلسطین کے خاتمے کے نو آبادیاتی سازش اور خطے کے استحکام و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ سے متعلق امریکی صدر کے غیر قانونی منصوبے کو مختلف ممالک کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا اور سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان متحد اور مضبوط موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی ممالک OIC کا مطلب یہ ہو گیا کہ OIC ہم دیکھیں گے. ابھی تک تو مجھے اس کا کوئی مثبت وہ نہیں نظر آئے. ابھی تک تو آپ کو اگر نظر آئیں گے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے کمنٹس. لیکن OIC ایک ڈھکوسلا ہے اور پھر لیکن بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت سے ہی عمل آگے بڑھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بات چیت نہ ہو. شام اور لبنان میں کشیدگی جو ہے بڑھنے کے مذموم کوشش شروع ہو چکی ہے. عرب میڈیا کے مطابق تحریر الشام لبنان کی سرحد پر کشیدگی پیدا کرنے کے مقصد سے حملے کرنے لگا ہے. مقامی ذرائع لبنان اور شام کی سرحد پر واقع قصبے جراش میں تحریر الشام فورسز کے ڈرون حملے کی اطلاع جو ہے. ادھر لبنانی فوج نے شام کی سرحد کے قریب الحرمر بلندی پر اضافہ نفری تعینات کی. بعض ذرائع نے بتایا کہ تحریر الشام کے عناصر نے لبنان کے ایک اور سرحدی علاقے قنافت پر راکٹوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. مجھے بشار الاسد سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں یہ سب کچھ ہوا ہے کہ جس وقت میں بہت زیادہ غزہ کے لوگوں کو ضرورت تھی. جان بوجھ کر رجیم چینج کیا جس میں ہم مسلمان ممالکوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ وہ کار خیر سمجھتے ہیں اپنا نا، کار خیر میں. جس سے پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ بھائی صاحب آپ نے اس غزہ کی جو معاملات تھے اس کو بند کر دیا. یہاں سے عرب ممالک بھی چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کا اثر رسوخ ختم کر دیا جائے اور وہاں پہ رجیم چینج ہونے کے بعد وہ اپنا اثر رسوخ، اس لیے وہ کل اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.